ट्वेल्थ क्लास के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका इस भूगोल की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे भारत, लोग और अर्थव्यवस्था भाग 2। भूगोल का ये दूसरा भाग है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अध्याय 3, भू संसाधन तथा कृषि। यस, हम स्टार्ट करते हैं। भू संसाधन एवं कृषि, यह अध्याय हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे हमारा भू संसाधन अर्थात भूमि का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, कृषि संसाधन में किस प्रकार से करते हैं। इनके संबंधित कुछ आंकड़े भी हम देखेंगे। अपन संबंधित कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों की भी हम आंकड़ों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और विभिन्न प्रकार के जो भू उपयोग किस प्रकार से किए जाते हैं, वो उपयोग का अलग अलग उनका वर्गीकरण है। 2020 से 21 के हमारे पास डाटा उपलब्ध है, उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में भूमि का उपयोग इन अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज का अपन अध्याय शुरू करते हैं। भू संसाधन तथा कृषि। सबसे पहले देखिए भू संसाधन होता क्या। ध्यान दें सभी। सबसे पहले हम इस वर्ड को हम पढ़ेंगे, भू संसाधन। ये क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक देश की सीमा के अंदर आने वाला स्थलीय क्षेत्र उस देश का क्या कहलाता है, भू संसाधन कहलाता है। सभी किताब और कॉपी अब लेकर बैठे हैं ताकि हम हमारे जो ऑनलाइन पढ़ाने का उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अब देखिए एक देश की सीमा, जैसे मान लीजिए हमने एक में देश, कोई ये देश है, इस देश के अंतर्गत जो भूमि होगी वो भूमि उस देश का क्या कहलाएगा, भू संसाधन कहलाएगा। इस भू संसाधन के अंदर सभी समस्त प्राकृतिक संसाधनों में ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधन को माना जाता है। अब प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से देखो, वन भी प्राकृतिक संसाधन में है, जल, मृदा, ये सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो भूमि को ही सबसे बड़ा संसाधन माना गया है। इस बात को ध्यान दें। भारत में भू संसाधन के विभिन्न प्रकार के आकृतियां पाई जाती हैं और ये भू संसाधन जो है मानव के लिए जीवन का आधार है। क्यों आधार है? क्योंकि इसी भूमि पर उनको खेत कृषि भी करनी होती है, व्यापार भी करना होता है, कई उद्योग की संसाधन उसमें क्रिया की जाती है। तो साथ में विभिन्न प्रकार के खनन क्रिया, प्राथमिक क्रिया जो की जाती है वो भू संसाधन पर ही की जाती है। इस प्रकार देखिए हमारे भारत के अंदर भू संसाधन देखो, सबसे ज्यादा मैदान है। मैदान कितना है? 43% मैदान। उसके पश्चात है पर्वत। पर्वत जो है 30% भारत में पर्वत है। भारत का जो, ध्यान देना, इस भारत के अंदर हम बात करें, भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो भूमि है वो भूमि का जो वर्गीकरण किया गया है, उस वर्गीकरण में ध्यान देना, इस वर्गीकरण में 43% तो मैदान है और 30% पर्वत है। जबकि पठार जो है वो कितने हैं? मात्र 27%। शेष कितना है? पठार है। इस प्रकार से हमारे देश में जो भू संसाधन में सबसे ज्यादा क्या है, मैदानी भाग सबसे अधिक है। हम इनको 3 हिस्से में बांटा गया है भू संसाधन को। सबसे पहले 43% मैदानी भाग, 30% पर्वतीय भाग और बचा से 27% क्या है, पठारी भाग है। इस प्रकार से हमारे देश का जो भू संसाधन है वो भू संसाधन के अलग अलग आकृतियों में बांटा गया है। अब हम आगे देखते हैं भू संसाधन जो है वो किन किन कार्यों के लिए उपयोगी है, कौन कौन से कार्य इसमें किए जा सकते हैं। सबसे पहले विभिन्न प्रकार की भूमि विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी होती है।
जैसे हमने देखा मैदानी भाग भी है हमारे, पर्वतीय क्षेत्र भी है और पठारी क्षेत्र भी है, मरुस्थल क्षेत्र भी है, मरुस्थलीय भाग भी है। इस प्रकार से भूमि भी अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन ये सब अलग अलग प्रकार से है, लेकिन इनका उपयोग भी अलग अलग होता है। इस कारण मनुष्य भूमि को उत्पादन अर्थात कृषि के रूप में, रहने के लिए आवास के रूप में, और विभिन्न प्रकार के मनोरंजन कार्य अर्थात औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर उद्योग के रूप में, संसाधन के रूप में उपयोग लेता है, उद्योग के रूप में ले सकता है, पर्यटक के रूप में उसका लेता है। और इस प्रकार से अलग अलग भूमि को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लेता है। अब आप देखिए भू उपयोग का वर्गीकरण किस प्रकार से। हमारे देश में मुख्यतः हमारे राज्य राजस्थान की मैं बात करूं तो भू उपयोग का वर्गीकरण कौन करता है? भू राजस्व विभाग। इस बात को ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। भूमि का वर्गीकरण कौन करता है? भू राजस्व विभाग। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। इसके द्वारा क्या है? जो भूमि के उपयोग संबंधी समस्त अभिलेख रखता है, अभिलेख यानी समस्त रिकॉर्ड रखता है कि कृषि भूमि कितनी होगी, आवासीय भूमि कितनी है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से भूमि के अलग अलग प्रकार होते हैं। यह समस्त कौन करता है? भू राजस्व विभाग करता है। भूमि उपयोग के सभी वर्गों का योग कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र के बराबर होता है। अर्थात हमारे यहाँ पर भारत के क्षेत्र की बात करें, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो इस पूरे 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्र जो योग है, वो कितना उपयोग हो रहा है, उन सभी उपयोग का अलग अलग विभिन्न प्रकार से उसका उपयोग होता है। और उनका अलग अलग अगर वापस पुनः योग करें, इस योग के बराबर आएगा। यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत भौगोलिक क्षेत्र के से भिन्न होता है। और भू राजस्व विभाग ने भूमि को कुल 9 प्रकार से बांटा गया है। भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है? 9 वर्ग के अंदर। आइए हम इस भूमि को वर्ग, अलग अलग जो वर्ग है उस वर्ग के बारे में। सबसे पहला है वनों के अधीन क्षेत्र। इसके अंतर्गत भूमि का यहां पर जहां वर्तमान में वन मौजूद है, ऐसी भूमि जहां पर क्या मौजूद हो? वन। अभी वर्तमान में वन हो, वहां पर भविष्य में वनों का विकास किया जा सकता है और दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया। अर्थात अभी भी वन में उपलब्ध है और ऐसी भूमि जहां पर वनों का विकास भी कर सकते हैं, उन भूमि को वन क्षेत्र के अधीन माना गया है। साथ में दूसरे प्रकार बंजर एवं व्यर्थ भूमि। इसके अंतर्गत उस भूमि को शामिल किया जो वर्तमान प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती हैं। अर्थात ऐसी भूमि जो किसी भी प्रकार से, किसी भी कारणों से कोई भी यत्न कर लें, कई प्रयत्न कर लें, उस भूमि पर कृषि नहीं की जा सकती, उस भूमि को बंजर भूमि कहा गया है, व्यर्थ भूमि कहा गया। ऐसी बंजर भूमि कौन कौन सी? जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, ये बंजर क्षेत्र जहां उपजाऊ अनुपजाऊ भूमि होती है, अनुपजाऊ भूमि होती है। पहाड़ी क्षेत्र जहां पर कृषि नहीं कर सकता, और मरुस्थलीय, जैसे राजस्थान में थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थलीय क्षेत्र जो इसी प्रकार इसी के अंतर्गत आता है। अब देखिए तीसरी प्रकार की भूमि कौन सी होगी? तीसरी भूमि गैर कृषि कार्य में प्रति, अर्थात इसके अंदर ऐसे भू क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो वर्तमान में कृषि के अलावा अन्य कार्य में उपयोग किया। जैसे हमारे जो मकान बने हुए, हमारे जो आवास हैं, हमारे जो मकान बने हुए हैं, वो इसी भूमि के अंतर्गत आते हैं। इसी कृषि, गैर कृषि कार्य यानी ऐसी भूमि जहां पर कृषि कार्य नहीं होते हो, अन्य उपयोग मिले, कृषि कार्य नहीं होते हो, अन्य उपयोग कौन से? आवास, मकान, अपन आवास। कृषि के अलावा अन्य कार्य में उपयोग है, जैसे बस्तियां, सड़कें बनी हो, नहरें निकाली गई हो, उद्योग के रूप में हो रहा, दुकानें बनाई गई हो, ऐसे कई प्रकार के उपयोग में ली जाती है भूमि, वो गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि कहलाती है। चौथी प्रकार की है स्थायी चारागाह क्षेत्र। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जैसे ऐसे भूमि होती हैं जहां पर चारागाह क्षेत्र के रूप में विकास किया जाता है।
जहां पर गांव में देखो देखते हो, गांव के अंदर गौचर होता है, गौचर, जहां पर गाय चरने जाती हैं। बड़े से खेत, तो एक बड़ा मतलब कि चारागाह क्षेत्र होता है, जहां पर मुख्य रूप से गाय और गांव की जो पशु है, पशुधन, उनको चराया जाता है। ऐसी भूमि जो है वो ग्राम पंचायत और सरकार का स्वामित्व होता है, ग्राम पंचायतों के अधीन होती है, सरकार का स्वामित्व होते हैं। ऐसी भूमि कहलाती है साझा संपत्ति कहलाती है, साफ जाना। ऐसी भूमि क्या कहलाती है? साझा संपत्ति। साझा संपत्ति किसकी? ग्राम पंचायत और वहां के रहने वाले लोगों के बीच में। ये भूमि इस प्रकार से, चार प्रकार से अपन देखते हैं। अब आगे देखते हैं अपन कौन सी भूमि है। पांचवी प्रकार, विभिन्न प्रकार की तरु फसलों, उपवनों के क्षेत्र के अंदर। उपवन यानी उद्यान। इस वर्ग में वह क्षेत्र शामिल होते हैं जिस पर उद्यान और फलदार वृक्ष होते हैं, जहां पर क्या होते हैं? बगीचे। ऐसी भूमि जहां पर बगीचे हो, फलदार पेड़ पौधे हो, उन भूमि के अंतर्गत ये, उन जहां पर ऐसे वृक्ष होते हैं, वह भूमि कहलाती है, मुख्य रूप से निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। यानी प्राइवेट जो होती कंपनियां होती हैं, निजी क्षेत्र होता है, उनका स्वामित्व यहां होता है। ये ऐसी भूमि क्या कहलाती है? तरु फसलों और उपवन के क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र। फिर है अगला, छठा है कृषि योग्य वर्त भूमि। देखिए ध्यान दो, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि अर्थात ऐसी भूमि जिस पर हम कृषि तो कर सकते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में कृषि नहीं हो रही। अर्थात उस भूमि को शामिल किया है जिस पर पिछले 5 वर्षों से अधिक समय पर कृषि नहीं की गई, अर्थात खेती नहीं की गई अभी तक। बहुत काफी समय, लंबा समय होता है। हाँ चिंटू कौर बोलिए। चिंटू, आपने हैंड रेंज किया तो प्रश्न है क्या आपके? नहीं? चले आगे। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है सर चिंटू। सभी को आवाज आ रही है मेरी? जिसको आवाज आ रही है वो हैंड रेंज करें, ऐसे अंगूठा रेंज करें। आ रही है आवाज? ओके। तो चिंटू, अभी एक मिनट। आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम होगी? हाँ चिंटू, मैंने मैसेज सेंड किया है, मैसेज देखो। हाँ देखिए, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। यहां ध्यान देना कि व्यर्थ भूमि जिसमें पिछले 5 सालों से कोई कृषि नहीं की गई है, और भूमि पड़ी है, बंजर नहीं है, कृषि योग्य है, लेकिन इस पर अभी वर्तमान में कृषि नहीं की जा रही है, लगभग 4-5 साल से पड़ी है। तो ऐसी भूमि को तकनीकी द्वारा सुधार करके उसमें कृषि योग्य बनाया जा सकता है। जैसे तकनीकी कैसे? उस भूमि में उर्वरक उर्वरक डालकर उसको उपजाऊ बनाई जा सकती है और उसको कृषि कार्य किया जा सकता है। फिर शांति प्रकार देखिए, वर्तमान में परत भूमि, परती भूमि। इसमें ऐसी भूमि शामिल किया जाता है जो 1 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित होती है। अर्थात देखो, इसमें कितने समय तक? 5 साल तक कृषि नहीं की जाती है, जबकि इसमें कम से कम 1 वर्ष तक खेती नहीं की गई है। अर्थात उस भूमि की उर्वरता और पौष्टिकता को प्राकृतिक रूप से वापस लाने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं ऐसे में? जैसे बारिश का मौसम होता है, बारिश के मानसूनी कृषि करते हैं। मानसूनी कृषि 4 महीने कृषि हो गई, बाकी बचे 8 महीने। 8 महीने के अंदर कृषि नहीं करते, उसको वैसे ही छोड़ देते बिना कृषि के, ताकि उसके अंदर प्राकृतिक उर्वरकता बनी रहे और पौष्टिकता को प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। 8 महीने तक कृषि भूमि ऐसे ही छोड़े। हमारे देश के अंदर ऐसी कई भूमि है जहां पर केवल मानसूनी कृषि ही की जाती है।
फिर अगले प्रकार की भूमि है 8वीं, पुरातन परत भूमि। इसके अंतर्गत उस भूमि को शामिल किया जो 1 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम समय में कृषि रहित हो, बिल्कुल कम समय तक पड़े। ऐसे जैसे कई क्षेत्रों में देखो, जंगल के अंदर, जंगलों में जो आदिवासी होते हैं, आदिवासी आदिम कृषि 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 करते हैं, आदिम कृषि, जिसको बालर कृषि भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो कृषि होती है, तो इस समय क्या वो क्या करते हैं आदिवासी लोग कि 1 साल खेती करते हैं, फिर उसको 3 या 4 साल तक उसको छोड़ देते हैं और फिर दूसरी नई भूमि पर कृषि वापस वहां पर चले जाते हैं और नई भूमि पर कृषि करते हैं। तो ऐसी भूमि कहलाती है परत भूमि कहलाती है। फिर है नवी प्रकार निवल बोया क्षेत्र, अर्थात जिस ऐसी भूमि जिस पर वर्तमान समय में फसल उगाई जा रही है और कटाई हो रही है, वो निवल बोया क्षेत्र कहलाता है। अर्थात वहां पर कृषि हो रही है, लगातार कृषि हो रही है और वहां पर करती है। जैसे आपके गांव में देखो, सोनई माझी के अंदर मानसून में भी कृषि होती है कि नहीं होती है, कि नहीं होती है? और अभी जो सर्दी का मौसम आएगा उसमें भी कृषि होती है कि नहीं होती है? आप चने की फसल उगाते हैं, राई की फसल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं कि नहीं उगाते हो? और मानसून के अंदर बाजरा है, बाजरा, मूंग, मोठ, ये कृषि उगाते करते नहीं करते हो? ठीक है ना? तो ये अर्थात लगातार कृषि की जाती है, वो कहलाती है निवल बोया गया क्षेत्र कहलाती है। तो इस प्रकार से हमारे भू राजस्व विभाग द्वारा, भू राजस्व विभाग द्वारा भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में बांटा गया है। ये अलग अलग 9 प्रकार के बताएं। अब इसका कितना क्या प्रतिशत देखो, ये 9 प्रकार के देखो। सबसे पहला आपने पढ़ा, ध्यान देना, ये कब से? 1950, 51 और 2014। ये जो है, ये है 1950-51 का, ये है जो है 2014-15 का। ये कौन सा आंकड़ा है? 1950-51 का। ठीक है ना? अब देखो 1950-51 में वन की बात करते हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 और ये 9 प्रकार की कृषि है। ठीक है ना? अब देखो 1950 में वन जो है कितने हैं? केवल 17%। कितने हैं? 17%। जबकि अब 2014-15 की बात करते तो वन कितनों के? 23.3% हो गए। तो वनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? बढ़ गए वन। अब दूसरे देखो गैर कृषि कार्य। गैर कृषि कार्य किसमें? अपन आवास के रूप में भूमि काम लेते हैं, उद्योगों में भूमि काम लेते हैं, हम दुकान बनाते हैं, मकान बनाते हैं, इसमें काम लेते हैं। पहले कितनी थी? केवल 3.2%। अभी वर्तमान में कितनी हो रही है? 8.7%। तो ये भी क्या हो गया? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और बंजर भूमि देखो, व्यर्थ भूमि, जो बंजर भूमि जहां पर कृषि बिल्कुल नहीं हो सकती है, वो पहले कितनी थी? 13.4%। और अब कितनी हो गई? 5.5। अर्थात ये भूमि क्या हो गई? घट गई। अर्थात ये भूमि जो घटी ना, वो भूमि किसमें चली गई? इसके अंदर चली गई। भूमि घटी नहीं। कहने का तात्पर्य है कि बंजर भूमि को क्या कह रहा है? बंजर भूमि को किस में बदल गया? उपजाऊ भूमि में बदल गया। उपजाऊ भूमि बदल गई, या बंजर भूमि पर क्या बने? मकान बना दिए, दुकानें बना दी गई, उद्योग बढ़ा दिए गए। तो इस प्रकार से ये बंजर भूमि जो कम हुई ना, वो किसमें? इधर ट्रांसफर। आई बात समझ में आपको? ये फिर देखिए स्थायी चारागाह। चारागाह पहले 2.3% थे, अब कितने? 3.3%। फसल कौन से? कृषि अधीन क्षेत्र, ये 6.9% थे। विविध विविध फसल, उद्यान, उद्यान देखिए, उद्यान 6.9% थे, अभी कितने के? 1.0। अब कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जो पहले कितनी थी? 8% थी, अभी इसकी कम हो गई, ये 4% हो गई। अर्थात यहां पर पहले व्यर्थ भूमि अधिक थी, अब व्यर्थ भूमि जो थी उस पर क्या करने लगे? वो कृषि करने लगे, और ये कृषि, ये जो घटाना, ये यहां पर इसमें ट्रांसफर हो गया, इधर ट्रांसफर। अब वर्तमान में परत भूमि कितनी थी? 6.1%। परत भूमि जो फालतू पड़ी रहती थी जमीन, वो भी क्या हो गई? घट गई, और 3.6%। परत भूमि 3.7 से ये बढ़ गई। और न्यूअल बोया गया क्षेत्र पहले कितना था? कृषि केवल कम होती थी, 41.7% थी, अब कितनी की? 45.5%।
ये भी बढ़ गया, अर्थात कृषि अधिक होने लगी। अब कृषि में क्या हुई, बढ़ोतरी होगी, प्लस हो गई। तो इस प्रकार से हमने भूमि का उपयोग के बारे में हमने पढ़ा, जो भूमि को विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण करता है भू राजस्व विभाग करता है। ठीक, समझ में आ गया सबको ये? चला आगे। अब देखिए भारत में भूमि उपयोग का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। हमने 9 प्रकार के परिवर्तन देखे, 9 का वर्गीकरण किया, ठीक है ना। लेकिन ये किस प्रकार से किया जाता है, आर्थिक एक क्षेत्र विशेष में आर्थिक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तन की वजह से भूमि में उपयोग में परिवर्तन होता है। अब यहां पर अपना गांव देखो, सोनाई माझी गांव की बात करता हूं। ये गांव से पहले ये खेत थे, सभी यहां खेती होते थे और मकान बहुत ही कम थे। ये मकान था, ये मकान था, ये मकान। अब क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ गई तो यहां मकान आ गए, यहां पर मकान बन गए, यहां मकान बन गए, यहां मकान बन गए। तो खेती वाली भूमि क्या हो गई, कम हो गई। और यहां पर फिर कुछ दुकानें भी बन गई, तो ये रोड निकली, यहां पर क्या बन गई, कुछ दुकानें बन गई कि नहीं बन गई थी, जो अपने गांव के अंदर दिखे। तो इस प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर भूमि का परिवर्तन हो जाता है। और इस भूमि में परिवर्तन 3 कारकों द्वारा निर्भर करता है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था एक मुख्य रूप से कारक है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार से, अर्थव्यवस्था के बढ़ते कारक आकार में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। कैसे देखो आपको वृद्धि कैसे, हमने पढ़ा प्राथमिक क्षेत्र पढ़ा, हमने द्वितीय क्षेत्र पढ़ा। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, उद्योग लगाए जाते हैं, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, कृषि और कृषि से संबंधित कार्य के। तो अब देखो धीरे धीरे उद्योगों की संख्या क्या हो रही है, ये तो बढ़ती जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। तो जब भूमि कहां लेंगे, उद्योग कहां लगेंगे, जो कृषि भूमि है उसको क्या करेंगे, प्लॉट काटेंगे कि नहीं काटेंगे, प्लॉट काटते जा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब प्लॉट काटते वहां पर क्या हो रहे हैं, मकान बन रहे हैं, दुकानें भी लगाई जा रही है और कई छोटे छोटे उद्योग भी लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का परिवर्तन होता जा रहा है और आकार में वृद्धि हो रही है। इसके कारण से सीमांत भूमि अर्थात वह भूमि जिसमें पहले कभी प्रयोग नहीं किया गया था, अर्थात जैसे बंजर भूमि है। अब बंजर भूमि है वो पहले प्रयोग नहीं होती थी, उस पर क्या किया गया, आवासीय में काम में लिया गया। इस प्रकार से भूमि का अर्थव्यवस्था के आकार पर निर्भर करता है। दूसरा कारक है अर्थव्यवस्था की संरचना। अब देखो हमारा देश क्या है, एक विकासशील देश। विकासशील देश हमेशा विकास करता जाता है, वो धीरे धीरे विकास करता है। ऐसे में क्या होता है, उसकी अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आता है। परिवर्तन कैसे, पहले जहां पर कृषि जो होती थी लगभग 60% 58% होती थी, 58% कृषि कार्य होते। अभी जो कृषि कार्य जो हो रहे, कृषि हो रही है मात्र 50% से भी कम के जा रहा है। और जो उद्योग क्षेत्र है ये लगभग 45% की हो रही है। उद्योगों में ज्यादा, उद्योगों में बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा बढ़ रहा है सेवा सेक्टर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था में जो क्या आ रही है, परिवर्तन हो रहा है, उसकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से किसमें जाती है, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में जा रही है। मैंने आपको बताया जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय 58% जनसंख्या किस पर कार्य करते, कृषि में कार्य। अभी वर्तमान में 50% से भी कम जनसंख्या कृषि कार्य पर है और अधिक कार्य किसमें, सेवा क्षेत्र में। यहाँ पर 55% लोग कार्य कर रहे हैं वर्तमान में। और वर्तमान में कृषि क्षेत्र में कितने हैं, मुश्किल से 42 या 43% ही है। ये जनसंख्या का इस प्रसार बहुत ही कम है जनसंख्या कृषि कार्य में संबंधित। तो इस प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र से किसमें जा रहे हैं, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, जिसके कारण से गैर कृषि संबंधित कार्य में भूमि का उपयोग में वृद्धि आ रही है। क्योंकि उस भूमि पर क्या लगाए जा रहे हैं, उद्योग लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने जा रही हैं, बिल्डिंग बन रही हैं, आवासों में वृद्धि हो रही है। और ये इसमें कैसे भूमि काम ली जा रही है, सीमांत कृषि, सीमांत भूमि। सीमांत भूमि अभी बताया जिसको पहले कभी उपयोग में नहीं लिया गया है, उन भूमि को इन उद्योग में बिल्डिंग बनाने में आवास में वर्त काम लिया। साथ में कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव। देखो पहले तो क्या थी,
ये मान लीजिए एक जनसंख्या, ये कृषि भूमि थी, इस पर कृषि की जाती है और जनसंख्या थी कम, ये जनसंख्या थी, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है, कृषि भूमि तो होगी छोटी और जनसंख्या बढ़ गई, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है ना। तो अब देखिए, एक इतने से लोगों के लिए उत्पादन पर्याप्त हो जाता, अब देखो जनसंख्या इतनी बढ़ गई और कृषि भूमि रही कम, तो ऐसे में इनके लिए भोजन की व्यवस्था इसी कृषि भूमि से ही करनी पड़ेगी। तो क्या हो रहा है, कृषि भूमि पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता जा रहा है। इस क्षेत्र पर दबाव पड़ने की वजह के प्राकृतिक क्षेत्र का प्रभाव कम होना अर्थव्यवस्था में प्रत्येक धीरे होता है। लेकिन जनसंख्या का आकार बड़ा होने की वजह से कृषि उत्पादों की मांग में निरंतर बढ़ती जा रही है। मैंने आपको यही समझाया, हमारे 1901 के अंदर जनसंख्या देखें तो मुश्किल से हमने जनसंख्या के, मैंने आपको बताया था, आपको जनसंख्या आंकड़े में लगभग अभी जो वर्तमान जनसंख्या है वो लगभग 121 करोड़ 2011 की जनसंख्या है। और 2001 की जनसंख्या के आधार पर हम देखें तो लगभग 13 करोड़ ही थी मात्रा, इतनी जनसंख्या। तो भूमि तो वही है, देखो भारत का टुकड़ा तो वही है, भूमि थोड़ी बढ़ी जा सकती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में वृद्धि हो गई, तो इसके लिए कृषि जो उत्पादन है, कृषि पर क्या बढ़ रहा है, बहुत ही ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है। दबाव बढ़, कृषि पर क्या बढ़ रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है। तो इन कारणों से भूमि के उपयोग में परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमने आज यहां तक पढ़ा, अपने आज केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का मैं कल आपको कराऊंगा मैं आपको। ओके, आज का हमारा, कल मैं दूसरा पार्ट लिखाऊंगा इसका, आज हमारे इतना ही करेंगे। इसका आगे भाग मैं कल आपको करूंगा, क्योंकि आज इतना ही अपना स्टडी मटेरियल तैयार कर पाया मैं। ठीक है, ओके। अब आप सभी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप मुझे।